जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और डेली करंट अफेयर्स के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम 13 नवंबर 2020 से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो दीपावली का आज दूसरा दिन है, यानी कि नरक चतुर्दशी का दिन है। तो आप सभी को नरक चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष विश्व निमोनिया दिवस यानी कि वर्ल्ड निमोनिया डे कब मनाया जाता है? तो ये दिवस आपका होता है 12 नवंबर को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो निमोनिया नाम की जो डिसीज है उसके बारे में, उसके रोकथाम के बारे में और किस प्रकार से उसका उपचार किया जाता है, इन सभी के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए विश्व निमोनिया दिवस प्रत्येक वर्ष 12 नवंबर को मनाया जाता है। तो ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। बाकी अगर हम लोग निमोनिया नाम के डिसीज के बारे में बात करते हैं तो यह आपको कई रूपों में मिलती है, यानी कि इसका जो बैक्टीरिया है वह कई प्रकार का होता है। तो आप विशेष तौर पर यह ध्यान रखेंगे कि यह एक बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है और इससे जो भी हमारे लंग्स होते हैं वह सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है हमारे फेफड़े और फेफड़े इससे प्रभावित होते हैं और इसीलिए व्यक्ति को यहाँ पर सांस लेने में दिक्कत होती है। तो 2020 में हम लोगों ने डिस्कस किया कोविड-19 के बारे में। कोविड-19 का जो पेशेंट होता है उसको भी सांस लेने में दिक्कत होती है। तो इसीलिए जो भी निमोनिया के हमारे पेशेंट होते हैं अब उनकी जान को ज़्यादा खतरा हो गया है कोविड-19 के कारण। 2009 में पहली बार ये मनाया गया था और इस बार की थीम रखी गई है एवरी ब्रीथ काउंट्स, यानी कि हर सांस गिना जा सकता है या हर सांस महत्वपूर्ण है। इस वीडियो की जो पीडीएफ है वह आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर। तो टेलीग्राम पर आपको सर्च करना है केवी गुरुजी, जहां से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक करने के साथ अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना की 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी यानी कि 5th स्कॉर्पियन सबमरीन वगीर का किस शहर में जलावतरण किया गया? तो ये जो वगीर नाम की पनडुब्बी है इसका जलावतरण किया गया है मुंबई में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो पहले तो आप ये ध्यान रखेंगे कि जो हमारे रक्षा राज्य मंत्री हैं श्रीपद नायक एसओ, जिनके पास में आयुष मंत्रालय भी है, तो इन्हीं के द्वारा मुंबई में मझगांव डाक में 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी वगीर को लॉन्च किया गया। तो ये आप देख सकते हैं यही हमारी है पनडुब्बी। अब पनडुब्बी क्या होती है यानी कि सबमरीन क्या होती है? तो यह एक प्रकार का जहाज ही होता है, लेकिन इसकी खास बात यह होती है कि यह पानी के अंदर चलता है। तो अगर कोई आपका एंटी सबमरीन वारफेयर होता है यानी कि सबमरीन का युद्ध होता है तो उसमें यह भाग ले सकती है। इसके अलावा अगर समुद्र के भीतर से किसी भी प्रकार की जासूसी करनी है तो उसमें यह प्रयोग की जा सकती है, या फिर जो भी हमारा समुद्र है उसमें निगरानी के पर्पज से भी इसका यूज किया जा सकता है। अब 2 पॉइंट इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। फ्रांसीसी नौसेना और DCNS नाम की एक कंपनी है जिसके द्वारा इसे डिजाइन किया गया है और हमारे यहाँ का जो मुंबई स्थित मझगांव डाक से बिल्डर्स है उसके द्वारा इसका निर्माण प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत किया गया है। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे कि कुल मिलाकर के 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बी का निर्माण किया जाना था और उन्हीं 6 में से ये आपका है 5वां। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, नवंबर 2020 में 24वें इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन वुमेन वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता है? तो ये जीत लिया है चेन मेंग ने। किसने? चेन मेंग ने, जो कि चीन देश की महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं और इन्होंने अपने पहले महिला विश्व कप का खिताब जीत लिया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। हराया किसको इन्होंने? तो इन्हीं के देश की एक खिलाड़ी थी जिनका नाम है सुन इंगसा। क्या नाम है? सुन इंगसा। इनको हरा दिया है चेन मेंग ने। तो ये आप देख सकते हैं ये है चेन मेंग। ITTF इसका जो महिला विश्व कप है वह खेला गया चीन के हुआई में और वहीं पर चेन मेंग को जीत मिली है। बाकी अगर हम लोग ITTF की बात करते हैं तो स्थापना इसकी 1926 में हुई थी। मुख्यालय आपको स्विट्जरलैंड के लोजेन में मिलेगा और इसके अध्यक्ष हैं थॉमस बिकर्ट। चलिए आपके लिए एक प्रश्न है, आपको ये बताना है कि लोजेन में और किसके किसके मुख्यालय हैं? तो ये आप नीचे कमेंट में बताएंगे। अगला प्रश्न है, नवंबर 2020 में प्रकाशित छठे
यूनाइटेड किंगडम इंडिया बिजनेस काउंसिल डूइंग बिजनेसेस इन इंडिया रिपोर्ट 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो इसमें शीर्ष पर रहा है महाराष्ट्र राज्य। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब आइए पहले इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। हम लोगों ने पढ़ा है कि विश्व बैंक के द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जारी की जाती है, जिसे हम लोग व्यापार सुगमता सूचकांक कहते हैं। तो विश्व बैंक जो रिपोर्ट जारी करता है उसके द्वारा प्रत्येक देशों का अध्ययन किया जाता है और उसके बाद में यह बताया जाता है कि किस देश में व्यापार करना कितना ज्यादा आसान है। तो यहां पर क्या हुआ, जो यूनाइटेड किंगडम है उसके द्वारा यूनाइटेड किंगडम की भारत में संचालित होने वाली 106 कंपनियों या संस्थाओं के सर्वे के आधार पर इस रिपोर्ट को जारी किया गया और रिपोर्ट में यह बताया गया है कि हमारे देश में जो राज्य हैं उनमें से किस राज्य में व्यापार करना ज्यादा आसान है। यानी कि अगर आप यूनाइटेड किंगडम के हैं या दुनिया के किसी अन्य देश के हैं, भारत में आते हैं और भारत में आप कोई व्यापार करना चाहते हैं, तो किस राज्य में आप आसानी के साथ में व्यापार कर सकते हैं। तो इस रिपोर्ट में महाराष्ट्र रहा है पहले स्थान पर, कर्नाटक रहा दूसरे और दिल्ली रहा है तीसरे स्थान पर। ये आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो यूनाइटेड किंगडम के निवेश मंत्री हैं जिनका नाम है लॉर्ड गैरी ग्रीमस्टोन, इन्हीं के द्वारा डूइंग बिजनेस इन इंडिया द यूके पर्सपेक्टिव इस शीर्षक से रिपोर्ट को जारी किया गया। यानी कि हमारे देश में व्यापार करना कितना आसान है, इसके बारे में यूनाइटेड किंगडम का क्या दृष्टिकोण है, इस शीर्षक के साथ में रिपोर्ट को जारी किया गया। तो आपको ध्यान रखना है महाराष्ट्र इसमें रहा है शीर्ष स्थान पर। अगला प्रश्न है, नवंबर 2020 में किस विश्वविद्यालय के द्वारा विश्व के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची जारी की गई? यानी कि यहां पर जो दुनिया के टोटल वैज्ञानिक हैं उनमें से जो टॉप 2 में शामिल हैं, टॉप 2% में उनकी सूची जारी की गई है और इसे जारी किया है स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय ने। किसने? स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के द्वारा जारी किया गया। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब रिपोर्ट में क्या क्या चीजें बताई गई हैं, तो इस रिपोर्ट में कुल मिलाकर के 1,59,683 वैज्ञानिकों की सूची जारी की गई, जिसमें से हमारे देश के 1492 वैज्ञानिक शामिल रहे। अगर हम लोग बात करते हैं कि हमारे वैज्ञानिक कहाँ से थे, तो ज़्यादातर जो हमारे वैज्ञानिक रहे हैं वह या तो IIT से हैं या फिर IISc बेंगलुरु से हैं। इनमें से अगर हम लोग बात करते हैं IIT गुवाहाटी की, तो इससे आपको 22 लोग देखने को मिलेंगे। यानी कि जो भी 22 रिसर्चर्स हैं या फिर स्टाफ हैं या फिर हमारे साइंटिस्ट हैं वह आपके हैं IIT गुवाहाटी से। IIT BHU इससे भी आपको 14 वैज्ञानिक देखने को मिलेंगे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान रखेंगे कि जो वैज्ञानिकों की सूची अकार्बनिक यानी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और न्यूक्लियर केमिस्ट्री के लिए जारी की गई है, इसमें हमारे देश के गौतम देसीराजू दूसरे स्थान पर रहे और CNR राव ये रहे हैं तीसरे स्थान पर। तो इन दोनों के नाम आपको थोड़ा सा ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न है, नवंबर 2020 में किस देश में दूसरे विश्व स्वास्थ्य एक्सपो का उद्घाटन किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया है चीन में। कहां पर? चीन में जो हुबेई प्रांत है, हुबेई में आपको मिलेगा वुहान, और वुहान में ही इसका आयोजन किया गया। तो बस सिंपली आप ध्यान रखेंगे कि चीन के वुहान शहर में इसका आयोजन किया गया, जिसका नाम है सेकेंड वर्ल्ड हेल्थ एक्सपो। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने SMEs के लिए स्मार्ट हब मर्चेंट सोल्यूशन 3.0 लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है HDFC बैंक ने। किसने? HDFC बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो यहां पर आप देखेंगे SMEs है, यानी कि स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज के लिए इस सुविधा को शुरू किया है HDFC बैंक ने। तो यहां पर सुविधा है क्या? इसके अंतर्गत अगर आप किसी स्मॉल या मीडियम इंटरप्राइजेज से जुड़े हुए हैं तो फिर आपके लिए सुविधा ये मिलेगी कि आप जाकर के HDFC बैंक में तुरंत करंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। कौन सा? तुरंत करंट अकाउंट यहां पर खुलवा सकते हैं। और इसके अलावा ऑन द गो भुगतान की सुविधा भी आपको मिलेंगी। यानी कि अगर आप कस्टमर से पैसे रिसीव करना चाहते हैं या फिर किसी प्रकार का भुगतान करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ऑनलाइन सुविधा आपको HDFC बैंक के द्वारा दी जाएगी। HDFC बैंक की बात करते हैं तो मुख्यालय इसका मुंबई में है
और अभी नए एमडी और सीईओ भी बने हैं जिनका नाम है शशिधर जगदीशन। अगला प्रश्न है, महिला टी20 चैलेंज क्रिकेट टूर्नामेंट के तीसरे संस्करण का खिताब किसने जीता? तो ये खिताब जीत लिया है ट्रेल ब्लेजर्स ने। किसने? ट्रेल ब्लेजर्स ने ये खिताब जीता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो जैसे अभी हम लोगों ने आईपीएल के बारे में डिस्कस किया कि आईपीएल हमारे देश के जो पुरुष खिलाड़ी होते हैं या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पुरुष खिलाड़ी होते हैं उनका एक प्रोफेशनल टी20 लीग होता है। उसी प्रकार से अगर हम लोग महिला टी20 चैलेंज की बात करते हैं तो ये आप कह सकते हैं हमारे यहाँ की जो महिला क्रिकेट खिलाड़ी हैं या फिर जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की महिला क्रिकेट खिलाड़ी हैं उनका यह आईपीएल टूर्नामेंट होता है। तो समझ गए होंगे आप महिला टी20 चैलेंज क्या है। और कुछ समय पहले ही इसके बारे में हमने आपको बताया ही था कि जो रिलायंस जियो है वह इसका टाइटल स्पॉन्सर बना है, यानी कि टाइटल स्पॉन्सरशिप इसकी दी गई थी रिलायंस जियो को। अब यहां पर हुआ क्या है, तो कुल मिलाकर के 3 टीमें इसमें शामिल थी, सुपर नोवाज, वेलोसिटीज और ट्रेल ब्लेजर्स। तो इनके बीच में यह टूर्नामेंट आयोजित हुआ। फाइनल मुकाबला जो है वह ट्रेल ब्लेजर्स और सुपर नोवाज के बीच में खेला गया, जिसमें ट्रेल ब्लेजर्स ने सुपर नोवाज को 60 रन से हरा दिया। और आप ध्यान रखेंगे कि जिस प्रकार से आईपीएल टूर्नामेंट आपका हुआ था संयुक्त अरब अमीरात में, उसी प्रकार से इसका भी आयोजन किया गया संयुक्त अरब अमीरात में। फाइनल कहां पर हुआ? तो इसका फाइनल हुआ है शारजाह में। अब कुछ जरूरी चीजें आपको ध्यान रखनी है। देखिए ये इसका तीसरा संस्करण था। कौन सा तीसरा संस्करण था? इसके पहले के जो 2 संस्करण हुए थे उसे जीता था सुपर नोवाज ने। किसने? सुपर नोवाज ने पहले के दोनों संस्करण जीते थे। जो फाइनल मुकाबला खेला गया इसमें ट्रेल ब्लेजर्स की जो बल्लेबाज है स्मृति मंधाना, इन्होंने 60 रन बनाए थे, जिसके लिए इन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। क्या मिला? मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जिसे मिलता है उसी को हम लोग प्लेयर ऑफ द मैच कहते हैं। तो स्मृति मंधाना प्लेयर ऑफ द मैच रही थी। उसके बाद में प्लेयर ऑफ द सीरीज की बात करते हैं तो राधा यादव यहां पर प्लेयर ऑफ द सीरीज रही, जिन्होंने पूरे टूर्नामेंट में 8 विकेट लिए थे और फाइनल मुकाबले में राधा यादव के द्वारा 5 विकेट भी लिए गए थे। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, काश पटेल को किस देश में रक्षा सचिव के नए चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किए गए हैं अमेरिका में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब देखिए मामला क्या हुआ है। अमेरिका की अगर हम लोग बात करते हैं तो जैसे आपको अपने देश में डिफेंस सेक्रेटरी मिलेंगे उसी प्रकार से अमेरिका में भी डिफेंस सेक्रेटरी होते हैं। तो डिफेंस सेक्रेटरी कौन है? वर्तमान में कार्यवाहक डिफेंस सेक्रेटरी के रूप में कार्य कर रहे हैं क्रिस मिलर। कौन है? क्रिस मिलर वर्तमान में अमेरिका के कार्यवाहक रक्षा सचिव के रूप में कार्य कर रहे हैं और इन्हीं के नए चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया है काश पटेल को। तो ये भारतीय मूल के अमेरिकी हैं, इसीलिए आप इनका नाम ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में कैपिटल गुड्स सेक्टर को मजबूत बनाने के लिए एक अंतर मंत्री स्तरीय समूह का गठन किया, यानी कि इंटर मिनिस्ट्रियल लेवल ग्रुप का यहां पर फॉर्मेशन किया गया है हमारे केंद्र सरकार के द्वारा। तो इसके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है अरुण गोयल। कौन है? अरुण गोयल इसके अध्यक्ष हैं। तो आप बस ये ध्यान रखेंगे कि केंद्र सरकार के द्वारा इस समिति का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष बनाए गए हैं भारी उद्योग विभाग के जो सचिव हैं अरुण गोयल। और कुल मिलाकर के इसमें 22 सदस्य शामिल हैं। कितने? 22 सदस्यों के इस समूह का गठन किया गया है। इसका मुख्य रूप से उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि जो हमारी सरकार ने 2024-25 तक भारत की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन पहुंचाने का लक्ष्य रखा है, उसमें इनके द्वारा अपनी रिपोर्ट सौंपी जाए कि किस प्रकार से हम पहुंच सकते हैं। और फिर जो हमारे यहाँ का विनिर्माण क्षेत्र है यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उसे किस प्रकार से $1 ट्रिलियन तक पहुंचाया जाए। तो इसी के लिए इस समिति का गठन किया गया है। बाकी अगर हम लोग भारी उद्योग और सार्वजनिक इंटरप्राइजेज की बात करते हैं तो इस मंत्रालय के हमारे मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर। कौन है? प्रकाश जावड़ेकर। आपके लिए यहाँ पर एक प्रश्न है कि जो हमारे यहाँ पर भारतीय उद्योग और सार्वजनिक इंटरप्राइजेज मंत्रालय है, इसके प्रकाश जावड़ेकर जी कुछ समय पहले ही मंत्री बने हैं। इसके पहले मंत्री कौन थे? उनका नाम आप नीचे कमेंट में बताएंगे। अगला प्रश्न है, खलीफा बिन सलमान अल खलीफा जिनका हाल ही में निधन हुआ किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? तो ये पूर्व प्रधानमंत्री थे बहरीन के।
किसके? बहरीन देश के ये पूर्व प्रधानमंत्री थे और अभी इनका निधन हुआ है। तो इनका नाम आप इसलिए ध्यान रखेंगे क्योंकि बहरीन का जो इतिहास रहा है उस इतिहास में सबसे ज़्यादा समय तक बहरीन के पीएम के रूप में इन्होंने कार्य किया था। बहरीन की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हमारे अरब प्रायद्वीप का एक देश है जिसकी राजधानी आपको मनामा में मिलेगी। मुद्रा यहाँ की है बहरीनी दिनार और वर्तमान में यहाँ के सुल्तान हैं हमद बिन ईसा अल खलीफा। तो आप ध्यान रखेंगे खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का अभी निधन हुआ है और ये बहरीन के पूर्व पीएम थे। अगला प्रश्न है प्रत्येक वर्ष लोक सेवा प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दिवस भी होता है 12 नवंबर को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब यह दिवस मनाया क्यों जाता है? बात है 12 नवंबर 1947 की। कब? 12 नवंबर 1947 की। और इसी दिन हमारे जो राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी जी, वे गए थे नई दिल्ली के आकाशवाणी स्टूडियो में। आकाशवाणी का स्टूडियो कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में है। और उस समय पहली बार महात्मा गांधी जी इस स्टूडियो में गए थे। तो इसीलिए इस दिन को चिन्हित करने के लिए लोक सेवा प्रसारण दिवस, जिसे हम लोग पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे के नाम से जानते हैं, यह मनाया जाता है 12 नवंबर को। तो ये रहा आज का करंट अफेयर्स। बाकी कुछ अन्य चीज़ें जो आपकी परीक्षाओं में पूछी जा सकती हैं उनके बारे में भी आइए जान लेते हैं। आपको ध्यान रखना है कि अभी भारत सरकार के द्वारा एक आदेश जारी किया गया और आदेश में ये कहा गया है कि जो भी हमारे यहाँ पर डिजिटल मीडिया है या फिर जो हमारे यहाँ की ऑनलाइन मीडिया है, उसके अलावा जो डिजिटल फिल्म्स हैं, OTT प्लेटफॉर्म है, जैसे कि हम लोग बात करते हैं क्या नाम है ये अमेजन प्राइम हो गया, फिर नेटफ्लिक्स हो गया, इन सभी को अब सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत लाने के लिए आदेश जारी किया गया है। यानी कि अब इन सभी को रेगुलेट हमारे यहाँ के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा और इसके भी मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर जी। पेटीएम के द्वारा जो भी हमारे यहाँ पर बिजनेसेस हैं उनको तुरंत पैसे देने के लिए पे आउट लिंक्स लॉन्च किया गया है। क्या नाम है इसका? पे आउट लिंक्स। और ये लॉन्च किया है पेटीएम ने। आबू धाबी की एक कंपनी है जो कि हमारे देश में सोवरेन फील्ड में काम करती थी, जिसका नाम है माइक रेडूड। तो भारत की सरकार के द्वारा 100% टैक्स में इसे छूट दिया गया है और इस प्रकार से ये 100% टैक्स में छूट प्राप्त करने वाली भारत में पहली विदेशी कंपनी बनी है। कारखानी सांची वारी यह एक फिल्म है और इस फिल्म का नाम आपको इसलिए ध्यान रखना है कि जो इस वर्ष का टोक्यो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल है उसमें शामिल होने वाली यह एकमात्र भारतीय फिल्म है। और इस फिल्म की बात करते हैं तो इस फिल्म को प्रदर्शित किया जाएगा टोक्यो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में। तो आपको बताना है कि यह किस भाषा की फिल्म है। तो ये रहा कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। बाकी कल मैंने आपसे पूछा था कि फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही उत्तर है शेखर कपूर। कौन? फिल्म निर्माता शेखर कपूर को यहाँ पर फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आज के वीडियो से आपके लिए प्रश्न है, आपको नीचे कमेंट में बताना है कि जो अभी IPL टूर्नामेंट समाप्त हुआ है इसमें ऑरेंज कैप किसको मिला और इसमें पर्पल कैप किसको मिला। तो इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देने हैं। बाकी एक बार फिर से आप सभी लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं और दीपावली के समाप्त होने के बाद में एक बार आप फिर से कमर कस लें और आपका टारगेट होना चाहिए कि जल्दी से जल्दी आप एक नौकरी को प्राप्त कर लें। नौकरी कोई भी छोटी या बड़ी नहीं होती है, इसीलिए आपको पहले कोशिश ये करना है कि आप सबसे पहले एक बार कोई नौकरी जरूर हासिल कर लें और आप पाएंगे कि जिस दिन आपको नौकरी मिलेगी उसी दिन से आपकी जो दुनिया है वह बिल्कुल बदल जाएगी। तो इसीलिए लगातार मेहनत करते रहिए। वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।